हेलो स्टूडेंट्स, हम फोर्थ लेसन कर रहे हैं हिंदी में, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट ओवर कर लिया है। अगले वीडियो में आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। हमने आगे देखा कि सोमा बुआ किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसके पति के आते ही उनका पूरा जो रहन सहन था वो अस्त व्यस्त हो जाता था। तो सन्यासी महाराज क्यों बिगड़ पड़े? उन्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता बुआ? हाँ, बुआ कहती है कि मैं कहीं बाहर जाती हूँ, लोगों के घर के लिए घर पे हेल्प कराने जाती हूँ, तो वो मेरे पति को पसंद नहीं है। यूँ तो मैं कहीं जाऊँ आऊँ सो इन्हें नहीं सुहाता, और फिर कल किशोरी के यहाँ से बुलावा नहीं आया। अरे मैं तो कहूँ कि घर वालों का कैसा बुलावा, वे लोग तो मुझे अपनी माँ से कम नहीं समझते। नहीं तो कौन भला यूँ भट्ठी और भंडार घर सौंप दे, पर उन्हें अब कौन समझावे। कहने लगे, तू जबरदस्ती दूसरों के घर में टांग अड़ाती फिरती है। और एकाएक उन्हें उस क्रोध भरी वाणी और कटु वचनों का स्मरण हो आया, जिनकी बौछार कुछ देर पहले ही उन पर होकर चुकी थी। याद आते ही फिर उनके आंसू बह चले। ये जो सोमा बुआ अपनी बात कह रही थी कि वो किशोरी लाल के घर पे गए थे, कि रियल में क्या हुआ था कि किशोरी लाल ने उन्हें इनविटेशन नहीं दिया था। फिर भी सोमा बुआ को लगा कि रिलेशन वालों के घर पे अगर इनविटेशन नहीं मिलता है, वो तो अपने होते हैं, तो भी हमें जाना चाहिए। लेकिन उनके पति को ये बात पसंद नहीं थी। लेकिन सोमा बुआ हर चीज़ में पॉजिटिव सोचती थी, तो वो ऐसा समझती थी कि जब मैं अपनी थी तब उन्होंने पूरा घर बार सब मुझे सौंप दिया ना। लेकिन उसके लिए जो उनके पति उन पर गुस्सा हुए थे, तो वो बात उनको याद आ गई। कटु वचनों मतलब बहुत ही कटाक्ष भरी बातें कही थी, तो स्मरण यानी कि याद आ गई। और ये बात करते करते सब उनको याद आया कि उनके पति ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, तो फिर उनकी आंखों में आंसू बह जाते हैं। अरे रोती क्या हो बुआ, कहना सुनना तो चलता ही रहता है। सन्यासी जी महाराज 1 महीने के तो आकर रहते हैं, सुन लिया करो और क्या। उनके साथ जो दूसरी लेडी थी वो बोलती कि रोती क्यों हो। ये तो होता है, वो तो सन्यासी महाराज यानी कि तुम्हारे पति तो 1 महीने के लिए आते हैं, कभी कभी सुन लिया करो और क्या। सुनने को तो सुनती हूँ, पर मन को दुखता ही है कि 1 महीने को आते हैं तो भी कभी मीठे बोल नहीं बोलते। मेरा आना जाना उन्हें सुहाता नहीं। सो तू ही बता रहा था, ये तो साल में 11 महीने हरिद्वार रहते हैं। इन्हें तो नाते रिश्ते वालों से कुछ लेना देना नहीं, पर मुझे तो सबसे निभाना पड़ता है। मैं भी सबसे तोड़ताड़ कर बैठ जाऊँ तो कैसे चले। मैं तो इनसे कहती हूँ कि जब पल्ला पकड़ा है अंत समय में भी साथ ही रखो। सो तो इन्हें होता नहीं, सारा धर्म कर्म ही लूट लेंगे, सारा जस ये बटोरेंगे, और मैं अकेली पड़ी पड़ी यहाँ इनके नाम को रोया करूँ। उस पर से कहीं जाऊँ आऊँ यह भी उनसे बर्दाश्त नहीं होता। और बुआ फूट फूट कर रो पड़ी। राधा ने आश्वासन देते हुए कहा, रो नहीं बुआ, अरे वे तो इसलिए नाराज हुए कि बिन बुलाए तुम चली गई। सोमा बुआ को जब राधा पूछती है कि तुम रोती क्यों हो, तो वो कहते हैं कि 1 महीने के लिए आते तो है, लेकिन फिर 11 महीने तो वो बाहर ही रहते हैं। लेकिन 1 महीने तक वो सब मुझे मतलब उनको वो पसंद नहीं है, मैं किसी के घर जाऊँ आऊँ, लेकिन मुझे तो यहीं पे ही रहना है, सबके साथ रिश्ता तो मुझे रखना ही है। उनको तो इन सब का नहीं पड़ा, यानी कि उनके पति को, लेकिन मुझे यहाँ रहना है, तो मुझे तो सबके साथ रिश्ता निभाना है। ऐसे करके फिर रोती है। तो राधा बोलती है कि शायद ऐसा होगा कि तुम बिन बुलाए चले गए, इसलिए वो गुस्सा हुए होंगे। बेचारे इतने हंगामे बुलाना भूल गए, तो मैं भी मान करके बैठ जाती, फिर घर वालों का कैसा बुलाना। मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ। कोई प्रेम नहीं रखे तो 10 बुलावे पर नहीं जाऊँ, और प्रेम रखे तो बिना बुलाए भी सिर के बल जाऊँ। बुआ उनको समझाती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के घर पे फंक्शन होता है, तो दौड़ा दौड़ी में वो किसी को इनविटेशन देना भूल जाते हैं। तो किशोरी लाल के घर भी शायद ऐसा हुआ होगा। लेकिन मेरा नेचर कैसा है कि अगर कोई प्रेम से नहीं बुलाए, मेरे साथ जिसका अच्छा व्यवहार है, तो वो अगर एक बार बिना बुलाए उसके घर चली जाऊंगी। लेकिन
जहाँ जिस घर पे प्रेम नहीं मिलता मुझे, जिस घर पे मुझे आदर नहीं मिलेगा, उस घर में मैं बिना 10 बार अगर वो बुलाएंगे ना तो भी मैं नहीं जाऊंगी। मतलब जहाँ पे मेरा मान है उस घर में मैं दौड़ती चली जाऊंगी, और जहाँ पे मान नहीं है वहाँ पर मैं 10 बार बुलाने पर भी नहीं जाऊंगी। और किसके घर काम होता तो क्या मेरा अपना हरखू होता, और उसके घर काम होता तो क्या मैं बुलावे पे भरोसे पर बैठती? मेरे लिए जैसा हरखू वैसा किशोरी लाल। वो अपने बेटे को याद करती, अगर मेरा बेटा होता तो मैं क्या राह देखती कि मेरा बेटा मुझे इनविटेशन दे और मैं जाऊं? तो जैसे मेरा बेटा वैसे ही मुझे वो किशोरी लाल है। आज हरखू नहीं है, इसी से दूसरों को देख देख कर मन भरमाती रहती हूँ। और वे हिचकियाँ लेने लगी। मतलब उसको लगता है कि मेरा बेटा नहीं है तो क्या हुआ, ये भी मेरे बेटे जैसी है। फिर वो रोने लगती है। पापड़ों को फैलाकर स्वर को भरसक कोमल बनाकर राधा ने कहा, तुम भी बुआ बात को कहाँ से कहाँ ले गई। अब चुप्पी हो। अच्छा देखो, तुम्हारे लिए एक था पापड़ भून कर लाती हूँ, खाकर बताना कैसा है। और वो पापड़ लेकर ऊपर चली गई। फिर वो राधा उनको आश्वासन देती है। कोई सप्ताह भर बाद बुआ बड़े प्रसन्न मन से आई और सन्यासी जी से बोलती है, सुनते हो, देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध भागीरथी के यहाँ हुआ है। वे सब लोग यहीं आकर ब्याह करे हैं। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध ही नहीं रहा। फिर भी है तो समधी ही, वे तो तुमको भी बुलाए बिना नहीं मानेंगे। समधी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं? और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी। एक वीक के बाद वो बुआ बहुत खुश थी और अपने पति से बोलती है कि उनके छोटे देवर थे। तो वो तो देवर की तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके ससुराल वालों का लड़की का संबंध उनके सोमा बुआ के गांव में हुआ था। तो वो अपने पति को बोलती है को भले हमारे देवर नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन उनके ससुराल वाले हमारे समधी तो है, और वो भी हमें समधी के हिसाब से हमें आमंत्रण देंगे ऐसे। और वो पुलकित होकर यानी कि खुश होकर हंसती है। सन्यासी जी का मौन उपेक्षा से उनके मन को ठेस पहुंची, फिर भी वे प्रसन्न थी। सन्यासी यानी कि उनके पति ने उनको मतलब ऐसी अलग तिरछी दृष्टि से देखा तो उनको ठेस तो पहुंची, फिर भी वो खुश थी। इधर उधर जाकर वे इस विवाह की प्रगति की खबरें लाती। आखिर एक दिन वे यह भी सुनाई कि उनके समधी यहाँ आ गए, जोर शोर से तैयारियां हो रही है, सारी बिरादरी को दावत दी गई, खूब रौनक होने वाली है, दोनों ही पैसे वाले ठहरे। फिर वो बाहर से उनको समाचार मिला कि उनके समधी आ गए और शादियों की तैयारी जोरों से चल रही है दोनों ओर से। क्या जाने हमारे घर तो बुलावा आएगा या नहीं। देवर जी को मेरे 25 बरस हो गए। देवर जी को मरे 25 बरस हो गए। उसके बात तो ये कोई संबंध ही नहीं रखे भी कौन। ये काम तो मर्दों का होता है। मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द की हूँ। और एक ठंडी सांस उनके दिल से निकल गई। सोमा बुआ को लगता है कि शायद हमें इनविटेशन मिलेगा या नहीं, क्योंकि अगर जिस घर में मर्द होते वो सब ये व्यवहार की बातें करते, लेकिन मेरे तो मर्द होते हुए भी मैं बिना मर्द की हूँ। और उनसे ठंडी सांस निकलती है। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं हो सकता? तुम तो समधिन ठहरी। देवर चाहे न रहे पर कोई रिश्ता थोड़ी टूट जाता है। दाल पीसती हुई घर की बड़ी बहू बोली। मतलब वो दूसरी फिर है उनके घर की, जिसके कहीं आसपास में गई होगी शायद बुआ। तो वो कहती है कि अगर हमें आमंत्रण नहीं होगा तो ऐसा, तो उनके घर की दूसरे घर की बड़ी बहू उनको समझाती है कि ऐसे कैसे नहीं हो सकता, भले आपके देवर की मृत्यु हो गई है फिर भी आप समधी तो हो ही ना। ऐसे करके देवर के ससुराल वालों की बातें होती है। स्टूडेंट यहाँ पर